ऐसे भी झारखंड क्षेत्र का जो परिचय है हम लोगों ने प्राचीन काल और मध्यकाल के स्रोत से पता चलता है। ठीक है, एनिशिएट इंडिया में झारखंड के संदर्भ में क्या कहा गया है और मिडिवल पीरियड में झारखंड के संदर्भ में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। लेकिन आधुनिक काल में जो इसके संदर्भ में परिचय होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में होगा और इसी के संदर्भ में होगा। सबसे पहले तो भारत में जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, या फिर देखेंगे क्या कि भारत में उनका राजनीतिक अधिकार जो मिलता है वो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तब उन लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलता है। ऐसे में 1765 से झारखंड क्षेत्र में उन लोगों को क्या मिलता है, कर लेने का अधिकार मिल गया। ठीक है, झारखंड क्षेत्र से, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला उसको। जी सर। तो बंगाल का भाग था कौन, झारखंड। तो झारखंड क्षेत्र से भी उन लोगों को क्या मिला, कर लेने का अधिकार मिल गया। तो जब झारखंड क्षेत्र से कर लेने का अधिकार मिला तो आरंभिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गजेटियर्स थे, उस गजेटियर्स में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, छोटा नागपुर। तो झारखंड क्षेत्र के लिए अंग्रेजों ने 1765 के बाद अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो है छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया गया। और जैसे जैसे एक्ट बदलेगा, सेटलमेंट बदलेगा, ऐसे में सेटलमेंट के बाद जब देखेंगे क्या कि आता है चार्टर्ड एक्ट, तो चार्टर्ड एक्ट के अनुसार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट बढ़ता है, बदलता है। और जब बदलता है तो झारखंड जो क्षेत्र है ये साउथ वेस्ट 1833 के एक्ट के अनुसार झारखंड क्षेत्र साउथ वेस्ट फ्रंटियर का भाग था, फ्रंटियर क्षेत्र का भाग था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर का गठन किया गया 1833 के एक्ट के तहत। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी थी उसका हेडक्वार्टर कहां था, तो उसका हेडक्वार्टर था विल्किंसनगंज। इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर वो कहा था, विल्किंसनगंज। और यही विल्किंसनगंज, ध्यान रखेंगे, रांची के नाम से प्रसिद्ध होगा। यही जो विल्किंसनगंज है, ये विल्किंसनगंज रांची के क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। अब जब इन्होंने, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को छोटा नागपुर के रूप में पहले जाना, फिर बाद में जब जनजातियों का विद्रोह होगा, जनजातीय विद्रोह करेंगे, तो जनजातियों को ऑटोनोमस अधिकार देने के लिए, स्वायत्त क्षेत्र का अधिकार देने के लिए, ताकि जनजातीय क्षेत्र में हस्तक्षेप ना हो सके। हस्तक्षेप इसलिए नहीं हो सके क्योंकि हो जनजातियों का विद्रोह हुआ,
संथाल विद्रोह हुआ। और जब हो जनजातियों का विद्रोह होता है तो हो जनजातियों ने ये मांग किया कि हमारे ऑटोनॉमस को बनाए रखा जाए। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था विल्किंसन। ये विल्किंसन के द्वारा ही देखेंगे क्या कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर के गठन से संबंधित, या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का बोल सकते हैं, इसमें साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया विल्किंसन के द्वारा। और विल्किंसन के द्वारा ही हेडक्वार्टर बनाया गया, कहां? विल्किंसन, जो किस रूप में जाना गया? रांची के नाम से जाना गया। अब यहां पे जब झारखंड में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता है तो जनजातीय अंग्रेजों की विधि व्यवस्था से परिचित नहीं थे। बेसिकली अंग्रेजों के राजस्व व्यवस्था के कारण, जनजातीय समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था, जो ट्राइबल सोसाइटी था, ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम था, ट्राइबल जो इकोनॉमी थी और ट्राइबल जो कल्चर था, वो सब का सब डिस्टर्ब हो गया। और उसके पीछे एक ही कारण था, अंग्रेजों का रेवेन्यू सिस्टम। अंग्रेजों के रेवेन्यू सिस्टम के कारण जब ये ट्राइबल कल्चर डिस्टर्ब हो गया, ट्राइबल सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई, तो ट्राइबल्स के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया गया? विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह के दौरान क्या मांगा गया? अबुआ राज। और यही अबुआ राज जो है शुरुआत करता है झारखंड राज्य के गठन का। अभी कोई प्रॉपर नाम नहीं है कि जनजातीय जिस राज्य की मांग कर रहे हैं वो राज्य क्या होगा। बस अबुआ राज्य का मतलब होता है अपना राज्य, ऐसा राज्य जिसमें जनजातियों का अपना समाज, जिसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके, बाहरी हस्तक्षेप ना हो सके। अबुआ राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है अपना राज्य। अबुआ राज्य का वर्ड मीनिंग क्या होता है? अपना राज्य। और इस अपना राज्य में बाहरी हस्तक्षेप से को रोकना था। अब यहां पर बाहरी हस्तक्षेप केवल अंग्रेज नहीं है। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब होता है जमींदार, बाहरी हस्तक्षेप का मतलब होता है साहूकार, बाहरी हस्तक्षेप का मतलब होता है महाजनों का हस्तक्षेप। तो जमींदारों, साहूकारों, महाजनों और अंग्रेजों का हस्तक्षेप इनके समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था में ना हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया? अबुआ राज्य। अभी तक ये सिर्फ पारंपरिक तरीके से जब विद्रोह कर रहे हैं तो इसकी मांग कर रहे हैं। जैसे देखेंगे क्या, खड़िया विद्रोह के दौरान, संथाल विद्रोह के दौरान, मुंडा विद्रोह के दौरान और एक तमाम विद्रोह के दौरान ये स्पष्ट मांग किया गया कि हमें अबुआ राज्य चाहिए, अपना राज्य चाहिए। तब जब झारखंड के जनजातियों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होगा, जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होगा तो इन्हीं जनजातियों में से एक पढ़ा लिखा युवक है, कौन? जे बार्थोलोमेव। जे बार्थोलोमेव जो है ये अब जनजातीय समुदाय को संगठित करेगा और इन्हें शिक्षित करने के लिए संगठन बनाने का प्रयास करेगा। और जब संगठन बनाने का प्रयास करेगा तब वो मांग करेगा कि जनजातियों का अपना राज्य होना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होगा अलग झारखंड राज्य का मूवमेंट। ये मूवमेंट जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1912 से। तो प्राचीन काल से झारखंड क्षेत्र के बारे में क्या क्या इतिहास पता चला, ये अभी हम लोग टॉपिक में देखें। अब जो हम लोगों का टॉपिक है वह झारखंड राज्य का परिचय। झारखंड राज्य का परिचय। पहला बार जो मांग किया था नेता कौन था? नेता का अच्छा
कौन संगठित किया? जे बार्थोलोमेव। जे बार्थोलोमेव हो गया। याद है सर, अगर एग्जाम में आता है कि झारखंड राज्य के सर्वप्रथम मांग किसने की थी तो आंसर क्या होगा? जे बार्थोलोमेव। जे बार्थोलोमेव झारखंड राज्य के, देखिए झारखंड राज्य आंदोलन का शुरुआत की है जे बार्थोलोमेव। प्रॉपर झारखंड राज्य की मांग को लेकर के ध्यान रखेंगे, विवाद अंत तक रहेगा। जिस दिन झारखंड राज्य बन रहा है उस दिन तक रहेगा कि इसका मांग झारखंड के रूप में हो या वनांचल के रूप में। जब बीजेपी का इसमें भूमिका आ जाएगा, खास करके जब अटल जी की सरकार का भूमिका इसमें आ जाएगा, तो अंत तक ये क्लियर नहीं होगा कि इसको झारखंड के रूप में गठित करेंगे कि बिहार के रूप में गठित करेंगे। जब लालू जी की सरकार अड़ जाएगी कि नहीं वनांचल के नाम पर कभी हम गठित नहीं करेंगे, झारखंड के ही नाम पर गठन करेंगे, तब इसका गठन होगा झारखंड के। ठीक है, तो जैसे जैसे झारखंड राज्य आंदोलन हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि झारखंड शब्द का प्रयोग, वनांचल शब्द का प्रयोग, ठीक है, कितने जिलों का प्रयोग किया गया। अब हम लोग आते हैं झारखंड राज्य का परिचय। झारखंड राज्य का परिचय। क्या परिचय है इसका? पहला तो इसका परिचय यही है कि 15 नवंबर 2000 को संघ का 28वां राज्य के रूप में गठन किया गया। भारत संघ के 28th स्टेट के रूप में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ऐसे में जब राज्य 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ, तो बिहार के पद के बजाय संयुक्त बिहार के, संयुक्त बिहार के 46% भूभाग को के दक्षिणी हिस्सा को अलग करके गठन किया गया। ज्वाइंट जो बिहार था, उस संयुक्त बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। और जब झारखंड राज्य का गठन किया गया, तो जस्ट इसके 1 वर्ष बाद जनसंख्या का 2001 में जनगणना हुआ, और जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 2.69 करोड़ थी, और इस 2.69 करोड़ का 26.3% जनसंख्या ट्राइब था, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, ट्राइब्स थी। 2.69 करोड़ झारखंड की जनसंख्या थी, और इस 2.69 करोड़ का 26.3% जनसंख्या जो है वो क्या था? एसटी जनसंख्या था। बिहार का जब विभाजन किया गया, बिहार के
81 विधानसभा, 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा को अलग करके गठन किया गया। बिहार विधानसभा के 81 विधानसभा को, 14 लोकसभा को और 6 राज्यसभा सीटों को अलग करके एक नए झारखंड राज्य का गठन किया गया। हो गया। हो गया। क्या बोले सर? 26.3% population of tribes, you know tribes. 26.3% population of scheduled tribes. ठीक है। अब यहाँ पे ये हटा दे बोर्ड को। जी सर। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ इसका तीनों बॉडी होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ऐसे में एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखेंगे, पहला तो होगा राज्यपाल। कौन होंगे पहला राज्यपाल? प्रभात कुमार। दूसरा जो है वो है यूनियन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक प्रश्न पूछता है कि पहली बार जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो इसमें कितने मंत्री थे? बताएं। How many numbers of ministers in the first state council of ministers of Jharkhand? वर्तमान में कितना हो सकता है अधिकतम? झारखंड में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? आप लोग बताइए। जो अभी नया बैच पढ़ रहे हैं वो नहीं, पॉलिटिकल जिसका खत्म हो गया, आपका बैच, आप लोगों का बैच, आप लोगों का बैच भी, हाँ आप लोगों का बैच भी, आप लोगों का बैच भी 12 सर। झारखंड में अधिकतम जो मंत्री बन सकते हैं वो 12। क्यों? टोटल विधानसभा का 15% ही अधिकतम मंत्री बन सकता है। ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? किस संविधान संशोधन के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 12% 15% हो सकता है। 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, लेकिन पहली बार जब ये बना ना तो 27 मंत्री थे। पहली बार ये मंत्री बना तो 27 मंत्री थे और इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन था?
बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। ये जो सरकार बनी थी, इस सरकार में 3 पार्टी था। कौन कौन? बीजेपी, आजसू और जेडीयू। समता पार्टी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 3 पार्टियों से मिल करके जो है उस समय इस सरकार का गठन किया गया। ऐसे में इस सरकार में टोटल जो मंत्री थे वो 27 मंत्री थे और जो हेड थे वो बाबूलाल मरांडी अर्थात ये पहले सीएम हो गए और प्रभात कुमार जो है वो पहले राज्यपाल हो गए। झारखंड राज्य का पहला जो मुख्यमंत्री है वो बाबूलाल मरांडी है। एक थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि पहली बार झारखंड विधानसभा का गठन हुआ उसमें पक्ष का नेता कौन था? बाबूलाल मरांडी, क्योंकि पक्ष का नेता ही सीएम बनता है, ठीक ना। अब दूसरा चीज आते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार विधानसभा के कितने सीटों को अलग करके बना, तो 81। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जब यहाँ झारखंड विधानसभा का गठन हुआ तो उसमें कितने सदस्य थे? 82। 81 प्लस 1 कौन था? तो एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन मेंबर था। तो 104वां संविधान संशोधन से पहले झारखंड विधानसभा में 82 सदस्य थे, ठीक है। 104वां जब संविधान संशोधन हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तो उससे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव में 82 सदस्य थे, लेकिन बिहार का सिर्फ 81 लिया गया। क्यों? क्योंकि एक मनोनीत होता था। ऐसे में जो झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव, झारखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी। पहला उपाध्यक्ष कौन था? डिप्टी स्पीकर ऑफ, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे? शिबू सोरेन। आज तक झारखंड विधानसभा नहीं गए। शिबू सोरेन झारखंड के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो कभी विधानसभा के मेंबर नहीं रहे, ठीक है। 3 बार सीएम बने लेकिन कभी वो विधानसभा के सदस्य चुन कर नहीं गए, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुन के जाना होता है। एक बार चुनाव लड़े तो हार गए, ठीक ना। तो ऐसे में पहला जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है बागुन सुमराई। बागुन सुमराई। बागुन सुमराई। बागुन सुमराई के बारे में एक विशेषता है। विशेषता यह है कि इन्होंने झारखंड आंदोलन के समर्थन में इन्होंने झारखंड राज्य गठन आंदोलन के समर्थन में क्या किया था? जब तक इन्होंने शपथ लिया था कि जब तक झारखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक वो कौन सा काम नहीं करेंगे? कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर्फ लंगोट पर रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी वस्त्र त्याग दिए थे और लंगोट धारण कर लिए थे, तो झारखंड राज्य आंदोलन के समर्थन में इन्होंने वस्त्र त्याग दिया। झारखंड राज्य आंदोलन के समर्थन में इन्होंने क्या किया था? वस्त्र त्याग दिया। अब दूसरा चीज यहां ध्यान रखिएगा कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला विपक्ष का नेता कौन है? पहला विपक्ष का नेता कौन है पता है? तो पहला जो विपक्ष का नेता है उनका नाम है स्टीफन मरांडी। क्या नाम है? स्टीफन मरांडी। लेकिन पॉलिटी के क्लास में हम बार बार बताते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर होता है, तो पहला प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो पहला जो प्रोटेम स्पीकर है वो है विशेश्वर खां।
विशेश्वर विशेश्वर खान, ये पहले प्रोटेम स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के। हो गया? नहीं सर। हाँ? हो गया? हो गया? अब एक चीज यहाँ देखिए, झारखंड में जुडिशरी में अगर बात करेंगे तो झारखंड में जो जुडिशरी है वो झारखंड उच्च न्यायालय है, झारखंड हाई कोर्ट, और झारखंड जो हाई कोर्ट है इसमें 20 जज थे, वर्तमान में 25 है, लेकिन जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय नंबर ऑफ जजेस कितने थे? तो 20 जज थे। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट का जो फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पार्थ खन्ना। पार्थ खन्ना was the first acting chief justice of झारखंड हाई कोर्ट। लेकिन पहला चीफ जस्टिस कौन थे? अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा, पहला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मुख्य न्यायाधीश थे विनोद गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। पार्थ खन्ना। हाँ, आप लोग को बैच में बताए हैं, पहले नोट दे करके लिखा है जब झारखंड हाई कोर्ट पढ़ाए थे। हो गया? बैठा दिए? सर पार्थ क्या लिखेंगे? पार्थ खन्ना, पार्थ खन्ना ये पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, बट विनोद कुमार जो गुप्ता हैं ये पहले चीफ जस्टिस हैं। ठीक है? क्या हुआ? हो गया? बैठा दे, हटा दे। अच्छा, राम, ये जो बाबूलाल मरांडी थे, मुख्यमंत्री पहले थे, ऐसे में ये पहली बार किस विधानसभा से जीत करके झारखंड विधानसभा पहुंचे थे? क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री झारखंड के किस विधानसभा के सदस्य थे या किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित थे? चलिए इतना बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में वो विधानसभा क्षेत्र बहुत चर्चित था, मतलब 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 20 दिन, रामगढ़ विधानसभा। तो रामगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। लिख लीजिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री पहली बार, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री पहली बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से
निर्वाचित हुए थे, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। हो गया। अब है जब झारखंड का गठन हुआ तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है? क्या तारीफ है लड़कन के। वृक्ष क्या है? साल है साल। वस्तु क्या है? और पक्षी? कोयल कोयल। और क्या? चिन्ह सिंबल। चिन्ह क्या? चार जे अक्षर वाला। अब वो खत्म हो गया। ये गोल वाला अब सबकी शेप में ध्यान सर्कल रखेंगे। शेप है सर। ये सब का प्रतिनिधित्व करता है वो चिन्ह। जी सर। यस सर। ठीक है। झारखंड का जो राजकीय चिन्ह पहले था वो 4 जे चिन्हों के बीच कितना अशोक स्तंभ, अशोक चक्र था। लेकिन अब उसे 2019 में लोग कोरोना से पहले 2019 में उसको हटा करके झारखंड के जो महत्वपूर्ण कला संस्कृतियों से संबंधित जो चिन्ह है उन चिन्हों से संयुक्त करके एक चक्र का चिन्ह दिया गया है। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि चिन्ह जे जो 4 अक्षर था वो हटा करके नया चिन्ह अडॉप्ट किया गया। तो जब नया चिन्ह अडॉप्ट किया गया तो जब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ये सब विशेषताओं के बारे में तब हम लोग जोड़ करके उसको बताएंगे। ठीक है। अब झारखंड में वर्तमान स्थिति क्या है? झारखंड का वर्तमान परिचय, राज्यपाल कौन है? सीएम, सीएस चीफ सेक्रेटरी कौन है? सुखदेव सिंह। अच्छा, पहला चीफ सेक्रेटरी कौन था? पहला जो है चीफ सेक्रेटरी कौन था बताएं? अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी बताएंगे। जेपीएससी का सिलेबस वही तैयार किया था। जेपीएससी ने आज झारखंड सरकार का जितना भी, खास करके झारखंड में जितना सिलेबस, लेंदी सिलेबस है ना, वो सब वही तैयार किया। ईएस 3 अक्षर का नाम है, याद है क्या बताएं? तो वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है? सुखदेव सिंह। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष विजय शंकर दुबे, बीएस दुबे। अध्यक्ष ये कौन है? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो। ऐसे में कितना कैवा विधानसभा है? तो 5th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। विपक्ष का नेता कौन है? कोई नहीं। 5वां विधानसभा में विपक्ष का नेता का मान्यता किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है झारखंड मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है जी? संजय कुमार मिश्र। संजय कुमार मिश्र। और विधानसभा में सदस्य कितने हैं? तो 81। नहीं, अभी तक मारना है 82। यस। नहीं, अभी वो है
हाँ तो अब भी ना अपडेटेड है, अभी तक 82 मान रहा है, सीट संख्या बात कर रहे हैं। अगर चुनाव आएगा ना, सब सीट संख्या का मतलब है कि कौन खाली हुआ वो मतलब नहीं, सीट संख्या कितना है, तो 82 है। 104वां संविधान संशोधन झारखंड में अभी तक लागू नहीं हुआ है, इन्फोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन जब आया था उससे पहले ही नॉमिनेट कर दिया गया, ठीक ना। तो झारखंड में विधानसभा सदस्य जो है वो 82 है, लेकिन पोस्ट में कर लीजिएगा 81, पोस्ट में जो है वो क्या करेंगे 81। पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं नहीं है, समझ नहीं आता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विपक्ष का नेता कोई नहीं है, ठीक ना। लेकिन जो 5वां जो विधानसभा है इसका प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी। हो गया, कितना क्षेत्रफल है झारखंड का, 79,740 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में ना दे करके माइल पूछेगा तब कितना मारेंगे? जैसे झारखंड राज्य का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया, एरिया किलोमीटर में, तब आंसर होगा 79,740 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर माइल में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तब कितना मारेंगे? तो लिखिए 30,778 वर्ग माइल, वर्ग माइल। हो गया। वर्तमान में दो और डेटा याद रखिएगा कि ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 14वां बड़ा राज्य है और एरिया की दृष्टि से 15वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये 14वां बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां बड़ा राज्य। हो गया। जनसंख्या के हिसाब से 14, क्षेत्रफल के हिसाब से 15 होना चाहिए। जनसंख्या में 14, क्षेत्रफल में 15। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, सब्जेक्ट वाइज। ये हो गया झारखंड का इंट्रोडक्शन, झारखंड शब्द का इंट्रोडक्शन, उसके बाद झारखंड क्षेत्र का इंट्रोडक्शन और झारखंड राज्य का इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअली झारखंड जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, बता सकते हैं? झारखंड की पहचान 4 रूप में है। पहला डिपोजिशंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये खनिज संपदा का केंद्र है, भंडार है। ध्यान रखिएगा, इतना खनिज है कि अगर ये सही से अगर पॉलिटिकल पावर इसको मिल जाए, पॉलिटिकल गाइडेंस मिल जाए, एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए, तो ये देखते ही देखते कुछ वर्ष में जर्मनी जैसा राज्य बन जाएगा। पूरे देश का 40% मिनरल्स का डिपोजिशन झारखंड में है, और ये झारखंड के लिए वरदान भी है और श्राप भी है। श्राप इसलिए है क्योंकि इसका जब शोषण होता है, इसका जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसका बेनिफिट्स झारखंड के लोगों को आज तक प्रॉपर वे में नहीं मिल पाया।
वही जब एक्सप्लॉयटेशन होता है तो यहां पर माइग्रेशन जो होता है वो लार्ज अमाउंट पे होता है, पॉल्यूशन जो होता है लार्ज अमाउंट पे होता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो जब लार्ज अमाउंट पे होता है। तो प्रकृति को हमने दोहन किया, लेकिन प्रकृति के दोहन के बाद आज तक इसका बेनिफिट नहीं मिला। वरदान कैसे है? वरदान अगर बेहतर इनकेस अगर बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम इनको मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन मिला, सरकार बेहतर मिली, बेहतर योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन किया गया, तो यहाँ पे लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास हर लेवल को बेहतर जो सो जीवन स्तर प्राप्त हो सकता है इन संसाधनों के आधार पर। तो इसका पहला जो इंट्रोडक्शन है वो है डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहने का मतलब है, रूर एक एरिया है जर्मनी का जहां पे हाईली डिपोजिशंस है, मिनरल्स का बहुत ज्यादा भंडार है जर्मनी में। इसी रूर प्रदेश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे अन्य कॉलोनियल स्टेट ने छीन लिया था, जिसको हिटलर पाने के लिए इतना निर्मम हत्या करवाया। तो इसे झारखंड का भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन क्या है? दूसरा जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ट्राइबल कल्चर। यहां पर जो जनजातीय विविधतापूर्ण कल्चर जो है ये इसका एक विशेष पहचान बना करके रखा हुआ है। जिस समय राज्य बना था, राज्य के गठन के समय झारखंड में 30 जनजातियां थी, लेकिन वर्तमान में 32 जनजातियां हैं। जब राज्य का गठन हुआ तो राज्य गठन के बाद 2 नई जनजातियों को शामिल किया गया, एक गवर और दूसरा कोल। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का सबसे नवीनतम जनजाति कौन सा है, तो कोल। ठीक है, तो जो कोल जनजाति। तो यहां पर दूसरा जो इंट्रोडक्शन हम लोग देखे वो क्या है इसका, कि ट्राइबल कल्चर इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ झारखंड। तीसरा क्या है? तीसरा इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? तीसरा इसका पहचान है जियो इको रिलीजियस टूरिज्म। पर्यावरण, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का ये भंडार है। पर्यावरण के रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जंगल का क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर झरनों का देश, झरनों का राज्य है, झरनों का शहर है, पठारी क्षेत्र है, विविध जैव विविधता का भंडार है। धार्मिक रूप से कई ऐसे शक्तिपीठ और शक्तिपीठ के साथ साथ ज्योतिर्लिंग का भी स्थान है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का एकमात्र स्थान देवघर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है और कहीं नहीं। देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है सब अलग अलग हैं, लेकिन देवघर ही एक ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ का भी स्थल है और ज्योतिर्लिंग का भी स्थल है। यही नहीं, झारखंड में और भी ज्योतिर्लिंग है, जैसे छिन्नमस्तिका है ना, शक्तिपीठ जो है वो क्या है, छिन्नमस्तिका। तो झारखंड में पाल वंश के शासकों का प्रभाव रहा और पाल वंश का शासकों का प्रभाव रहा, तो यहां पर धार्मिक रूप से विविधता है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का भी विविधता है। इसके अलावा एशिया का ये भारत का दूसरा प्राचीन जो चर्च है वो झारखंड में, ठीक है, जो सामने दिखेगा इस बिल्डिंग से, ठीक है, जेवियर में। तो यहां पर देखेंगे क्या कि धार्मिक रूप से भी पर्यटन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अब देखेंगे ऐतिहासिक रूप से क्या, तो ऐतिहासिक रूप से यहां पर कई क्षेत्रीय राजाओं ने शासन किया और जब उन क्षेत्रीय राजाओं ने शासन किया तो उनके द्वारा जो किला बनाया गया वो किला भी एक पर्यटन स्थल के रूप में, जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में है। बर्मा का किला, गढ़वा का किला, ठीक है, उसके बाद पलामू का किला, पुराना पलामू का किला, ठीक है। तो ये सब जो किला है ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पर्यावरण दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और
ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन स्थल है। और चौथा पहचान क्या है? चौथा पहचान है जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला जो व्यक्ति है या पहले जो समुदाय हैं, ये झारखंड के जनजातीय समुदाय हैं। जनजातियों को ही, झारखंड के जनजातियों को ही पहली बार ये आभास हुआ कि ये हमें देने नहीं बल्कि लेने आए हैं। और इस बात का आभास करने वाले कोई और नहीं बल्कि जाबरा पहाड़िया थे, तिलका मांझी थे। तिलका मांझी ने स्पष्ट डिक्लेयर किया कि इनका मुख्य उद्देश्य हमारे संसाधनों को लूटना है। तो जो जनजातियों का जो विद्रोह हुआ और जनजातीय विद्रोह के दौरान जो झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये चार महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन है झारखंड राज्य का। इसके अलावा जब हम लोग ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेंगे तो झारखंड का इतिहास देखेंगे, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे जो मेन टॉपिक, शुरू करेंगे आदिवासी संस्कृति, ट्राइबल कल्चर। आदिवासी संस्कृति। आदिवासी मतलब आदिवासियों को क्या कहा गया है? आदिवासियों को वनवासी, मूलवासी और अनुसूचित जनजाति कहा गया। इन्हें मूलवासी, वनवासी और अनुसूचित जनजाति कहा गया है। ऐसे में वनवासियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? The word of आदिवासी used by first time for tribals किसने किया? तो आदिवासियों के लिए वनवासी, वनवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ढक्कर पप्पा ने किया। ढक्कर पप्पा ने किया। ढक्कर पप्पा ने किया। बड़ी होशियार हो गया। अब यहां पे है ढक्कर पप्पा ने किया। यहां पे आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता कौन देगा? कोई समुदाय, जैसे अभी आपको बताए कि झारखंड गठन के समय 30 जनजाति थे, वर्तमान में 32 थे। ऐसे में कोई समुदाय को, किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में मान्यता कौन देगा? अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा किसी समुदाय को जनजाति के रूप में मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है, पता है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने से नहीं करते बल्कि राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी समुदाय को, किसी भी वनवासी वर्ग को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करते हैं राष्ट्रपति। अनुसूचित का मतलब क्वालिटी तो सब पढ़ लिए, हम बता चुके हैं। अनुसूचित, अनुसूची का मतलब एक लिस्ट। तो लिस्ट में जिसका नाम हो, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट में नाम जो शामिल करवाते हो, कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति।
अब क्वेश्चन पूछेगा क्या किसी आर्टिकल में है ये? किसी आर्टिकल में है ये? तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 342। आर्टिकल 342 के अनुसार किसी भी समुदाय को राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता जो है किसी समुदाय को अनुच्छेद 342 के अनुसार देता है। हो गया? अब अनुसूचित जनजातियों को दो नया जनजाति जो ऐड कवर और कोल कौन से 2003 हो गया। अब है अनुसूचित जनजातियों का या आदिवासियों का वर्गीकरण। 342 की जनजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। सबसे पहले तो ये कि राज्य गठन के समय झारखंड गठन के समय 30 जनजाति थे। वर्तमान में 32 जनजाति है। दो जनजाति को 2003 में शामिल किया गया। दो जनजातियों को वर्ष 2003 में शामिल किया गया। और जब वर्ष 2003 में शामिल किया गया तो वो जनजाति कौन कौन है? एक है कवर और एक है कोल। कवर जो है 31वां है और कोल जो है 32वां है। कवर जो है 31वां है और कोल जो है वो 32वां है। क्या? अब इसका वर्गीकरण जो है पहला प्रजाति के आधार पर, रेस क्या है? रेस प्रजाति। प्रजाति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। पहला ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, द्रविड़ और तीसरा सलाम। प्रजाति के आधार पर अगर बात करेंगे तो ये 3 आधार पर है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और सलाम। वहीं अगर क्या है तो बायोलॉजिकली कहने का मतलब है इनके ओरिजिन के बेसिस पर। ये तो समझिए सर कि जैसे द्रविड़ है साउथ का ही होगा, राउत द्रविड़ फादर का। राउत द्रविड़ साउथ का इसलिए साउथ का है। वाह क्या टैलेंट है। द्रविड़ जो रेस होते हैं ना, द्रविड़ जो होते हैं वो मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं और उनका कलर ब्राउन होता है। लेकिन ये जो होते हैं ना ये ब्लैक होते हैं। ये आपको लगेगा ब्लैक है, इनका कलर ब्राउनिश होता है, इसीलिए इसको पूरा प्रजाति कहा जाता है और इसको काला प्रजाति कहा जाता है। ठीक है? द्रविड़ वहां लिखा इसलिए द्रविड़ बोल दिए। सलाम मींस आर्यों से इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आर्यों के साथ मिक्स, आर्य जनजाति बोल सकते हैं। ठीक है? दूसरा जो विभाजन है वो पेशा के आधार पर है, ऑक्यूपेशन, पेशा। पहला जो है वो शिकारी, हंटर।
दूसरा जो है वो है शिल्पकार, हैंडीक्राफ्ट मैन। तीसरा जो है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं उसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम खेती। झूम खेती झूम खेतीहर। और एक है विकसित खेतीहर, विकसित किसान, फार्मर्स, डेवलप्ड फार्मर्स। ठीक है, हाँ साहब, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोले तो अब जो यहां पर है तीसरा जो विभाजन है वो है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। शिल्पकार और विकास के आधार पर दो है, एक आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, और एक जो है वो है विकसित जनजाति। विकसित जनजाति, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे।